Assalamualaikum. क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के अंदर हम आज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में है। तो चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के अंदर ये टॉपिक है और ये के बोर्ड जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो को लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मोशन के बारे में 3 लॉज जो है वो पेश किए। हम आज न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हम आज इसको पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है मोशन के बारे में आज हम उसको पढ़ेंगे। तो इसका स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। इफ़ द नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से एक फोर्स जो है एग्जर्ट होता है एक बॉडी पर, एक ऑब्जेक्ट पर, तो वो फोर्स जो है उसके बारे में न्यूटन हमें बताता है। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो एक बॉडी जो एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है। क्या, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। नेट आर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक बॉडी पर जो नेट फोर्स एग्जर्ट होती है, जो एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट होती है, उसके बारे में हमें न्यूटन बताता है इज ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो जाए, अगर ये फोर्स ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट मेंटेन, तो ऑब्जेक्ट मेंटेन करेगा ऑब्जेक्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले हमने रेस्ट और मोशन की बात की। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें स्पीड जो है वो चेंज नहीं होता, यानी सेम स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो रेस्ट के बारे में भी तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा पिछले लेक्चर से। और लेक्चर रेस्ट जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में होता है। और मोशन के बारे में भी आपने समझा होगा कि जब एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अपना पोजीशन चेंज कर तो हम कहते हैं कि ये मोशन में होगा। तो न्यूटन बताता है कि अगर एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होती है एक ऑब्जेक्ट पर और वो ज़ीरो हो जाए, यानी मतलब ये है कि फोर्स बिल्कुल एग्जर्ट ही नहीं होती है ऑब्जेक्ट पर, तो वो ऑब्जेक्ट जो है स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा फॉर एवर, तो वो फॉर एवर रेस्ट में ही रहेगा। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी मोशन जो है मोशन की स्टेट में है, तो वो अपना मोशन मेंटेन करेगा, अपने मोशन को उसको चेंज नहीं करेगा। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एग्जर्ट ना हो। और अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन जो है उस यूनिफॉर्म मोशन के साथ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो अपना जो यूनिफॉर्म मोशन का जो स्टेट है उसको मेंटेन करेगा तब तक अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है तो वो फॉर एवर हमेशा के लिए मूव करेगा विद यूनिफॉर्म मोशन अनटिल समवन स्टॉप्स देम, यानी जब तक कोई इस ऑब्जेक्ट को स्टॉप नहीं करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स के जरिए उसको मूव ना करे। तो यहाँ पर यह बात लिखी है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स ये जीरो हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल लग ही नहीं रही है, यानी बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल एग्जर्ट ही नहीं हो रही है, तो क्या होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी जीरो होगा। क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगा। तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। और जब वेलोसिटी जीरो होगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है,
एक्सेलरेशन ये भी ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन क्यों ज़ीरो होगा? आपको तो पता है कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब अगर वेलोसिटी में चेंज बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, यानी यहाँ पर फोर्स जो है वो नेट फोर्स ज़ीरो है, तो इस तरह वेलोसिटी ज़ीरो, यानी कि अगर फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। और जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो होगा। यानी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन जो है वो चैप्टर नंबर 2, हमने इसके बारे में तो लेक्चर नहीं किया, लेकिन चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में इसका जिक्र हुआ है। जब एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब ऑब्जेक्ट बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आता है तो हम इसको वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन जो है आता है। तो जब नेट फोर्स जीरो होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी, और जब वेलोसिटी जीरो होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। और न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इसके बारे में बताता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ये ज़ीरो हो जाए, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता रहेगा उसी वक्त तक जब तक कोई उस ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स की जरिए स्टॉप ना करे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसके दो पार्ट्स है, उसके टू पार्ट्स है जो हम डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर सबसे पहले है नंबर 1, बॉडी इज एट रेस्ट। न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इसके न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इसकी दो पार्ट्स है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दो चीज़ों के बारे में बताता है, एक तो रेस्ट के बारे में बताता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है, और जो दूसरा न्यूटन बताता है वो न्यूटन बताता है कि अगर बॉडी मोशन में है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं कि अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है हम सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को डिस्कस, अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी रेस्ट में है। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये एक बुक है, एक बहुत यानी 3 बुक्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स है। तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट पार्ट के मुताबिक ये बुक्स जो है ये रेस्ट में है। अभी ये रेस्ट में है, कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट में है। तो ये कब तक रेस्ट में रहेंगे? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई एग्जर्ट ना करे और उसको मूव ना करे तब तक ये रेस्ट में ही रहेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट पार्ट के मुताबिक ये बुक्स अभी रेस्ट में पड़े हुए हैं, तो ये तब तक रेस्ट में रहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स के जरिए उसको मूव ना करे। और यहाँ पर आपको चेयर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको चेयर नजर आ रहा है, यहाँ पर एक चेयर है, ये चेयर आपको नजर आ रहा है, इसको मैं चेयर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये चेयर कब तक, यहाँ पर बुक तो हमने बुक के बारे में बात की, इसको तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते कि एक ऑब्जेक्ट खुद बजाते खुद मूव नहीं करता है, उसको अगर रेस्ट में तो आप अगर उसको मूव नहीं करते तो ये तो मूव नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक चेयर आपको नजर, एक चेयर जो है फॉर एग्जांपल एक क्लास रूम के अंदर ये एक चेयर पड़ा हुआ है, तो ये रेस्ट के पोजीशन में है और रेस्ट के जो है रेस्ट में है, तो ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्सर्ट ना करे। यानी ये ऑब्जेक्ट उसी वक्त तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, उस पर नेट फोर्स एक्सर्ट ना करे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट पार्ट के मुताबिक बॉडीज एट रेस्ट, अगर बॉडीज रेस्ट में है तो ये तब तक रेस्ट में रहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स के जरिए उसको जो है डिस्टर्ब ना करे, उसको मूव ना करे। अब हम चलते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के सेकंड पार्ट की तरफ, बॉडीज इन मोशन। अभी हमने पहले बात की बॉडीज एट रेस्ट की और हम अब बात कर रहे हैं बॉडीज इन मोशन। न्यूटन बताता है कि अगर एक बॉडी मोशन में है, कि अगर एक बॉडी मोशन में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक ट्रक नजर आ रहा है, अगर ये मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म मोशन, ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूव,
ये मूव कर रहा है यानी मोशन कर रहा है, तो ये तब तक मोशन करेगा, ये बिल्कुल स्टॉप ही नहीं होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्सर्ट करके उसको डिस्टर्ब करके उसको स्टॉप ना करे। ये हमेशा के लिए मोशन करता रहेगा, ये हमेशा के लिए मोशन करता रहेगा जब तक ये ट्रक किसी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए कोई स्टॉप ना करे। ये तो हमारे डेली ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। यहां पर आपको एक फुटबॉल नजर आ रहा है, ये फुटबॉल जो है, यहां पर आपको ये फुटबॉल जो नजर में आ रहा है, ये फुटबॉल आपको नजर आ रहा है। अब ये फुटबॉल जो है ये मोशन कर रहा है, और कुछ देर मोशन करने के बाद ये फुटबॉल यानी डिस्टेंस कवर करने के बाद, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद फुटबॉल यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाता है, ये फुटबॉल यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसका जो सेकंड पार्ट है बॉडी मोशन, न्यूटन ने तो बताया कि जब एक बॉडी मूव करती है तो तब तक ये मूव करेगी, फॉरएवर मूव करेगी जब तक कोई उसको स्टॉप ना करे। तो यहाँ पर तो जब फुटबॉल को हम किक करते हैं और वो अर्थ पर ज़मीन पर रोलिंग करता है तो कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप होता है, तो न्यूटन तो यहाँ पर गलत हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ रेजिस्टिव फोर्स है जो इस बॉल के मोशन को स्टॉप करते हैं। आपने स्टॉप नहीं किया होता है, लेकिन नेचुरल फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स जो इसको स्टॉप करते हैं। सबसे पहला फोर्स यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहला फोर्स वो फ्रिक्शन का है, फ्रिक्शन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रिक्शन। सबसे पहला फोर्स जो है ये फ्रिक्शन का फोर्स है, यानी सबसे पहले ये फुटबॉल जो है जब इसने यहाँ पर मूव किया और यहाँ पर आकर ये फुटबॉल स्टॉप हुआ, तो क्यों स्टॉप हुआ? सबसे जो पहला बात है वो तो ये है कि ये जो है फ्रिक्शन है, इसका रिस्पांसिबल फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक रेजिस्टिव फोर्स है, ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट के मोशन को ये रेजिस्ट करता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्रिक्शन फिर आता कहाँ से, ये फ्रिक्शन कहाँ से आता है? तो अगर हम इस ग्राउंड को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको व्यू करें, यानी ये ग्राउंड है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें, माइक्रोस्कोप से देखें, तो यहाँ पर इस पर पिट्स और बम्प्स होती, यानी इसमें गड़े होते, यानी ये ऐसा, इसमें ऐसे गड़े होते हैं, ये स्मूथ नहीं होता, ये रफ होता है। और फुटबॉल के सरफेस में भी ऐसे होते हैं। तो जब फुटबॉल इस पर रोल करता है तो ये जो पिट्स एंड बम्प्स है ये एक दूसरे को फिट करते हैं, इस तरह से एक दूसरे को फिट करते हैं, तो इसकी वजह से फुटबॉल की मोशन स्टॉप होती है, यानी फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन एक ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन क्यों एक ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करता है? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो है ये यानी एवरी ऑब्जेक्ट ये स्मूथ नहीं होता है, उसमें रफनेस होती है। और यहाँ पर तो अगर एक बहुत हमवार ही ग्राउंड है उसमें आपको रफनेस नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको इसमें पिट्स और बम्प्स नज़र आएंगे, और ये पिट्स एंड बम्प्स जो है ये फ्रिक्शन को राइज करते हैं, और इस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर फुटबॉल की मोशन स्टॉप होती है। इसके अलावा जो दूसरा रेजिस्टिव फोर्स है वो एयर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जब फुटबॉल मूव करता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ईयर जो है वो भी इसको फुटबॉल की मोशन को रेजिस्ट करता है। यहाँ पर जो ईयर है ये भी फुटबॉल को रेजिस्ट करता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फुटबॉल की मोशन को रेजिस्ट करता है, इसी वजह से ये फुटबॉल की मोशन स्टॉप होती है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।